बेरहम माँ की कहानी। सुधा की दो बेटियां थीं। एक बड़ी बेटी जिसका नाम पारुल था और उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम रानी था। बड़ी बेटी पूरे दिन पढ़ाई में लगी रहती थी और छोटी बेटी हमेशा घर का काम संभालती थी। बड़ी बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वह तब भी पढ़ाई करती थी और छोटी बेटी को घर का काम करने को मन नहीं करता, वह फिर भी करती थी। यह तो उसकी माँ की इच्छा थी। सुधा की 3 पड़ोसन थीं जो हमेशा उसके घर के बराबर में कान लगाकर उसके घर की सभी कहानियाँ सुनती रहती थीं और तीनों एक दूसरे को बताती रहती थीं, जिससे कि उनके पेट का दर्द सही हो जाता था। अगले दिन, क्यों री रानी, आज को तूने काम करो कि ना करो, पूरा घर का काम कर लियो, नहीं तो तेरा माथा चटका दूं। हाँ, मेरी माथे से भी दर्द हो रहा है आज। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत ना है, मुँह मुँह पे मारूंगी। मेरा हाथ दिख रहा है ना, छपा दूंगी पूरा गालन पे। बहानेबाज कहीं की। माँ प्लीज मुझे आज आराम कर लेने दीजिए, मैं थक गई हूँ रोज रोज काम करते करते। आप मुझे दीदी की तरह पढ़ने क्यों नहीं देती हैं माँ? माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वह अपनी बेटी का जरा भी दुख को नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। तभी उसके घर पे पारुल और रानी की मौसी धीरे धीरे अपने पैरों के कदम बढ़ाकर आती हैं, क्योंकि वह बहुत मोटी थी, इसके द्वारा वह चल भी नहीं पाती थी। अरे सुधा, दरवाजा खोल। सुधा तो वहाँ पर टीवी देखने में मगन थी। अरे सुधा, मैं हूँ ममता, जरा दरवाजा खोल, कितना तेल लगाएगी? आती हूँ ममता दीदी अभी। आजा आजा जल्दी। ममता दीदी अगर मुझे बता देती कि कब आएंगी तो मैं उनके लिए चाय नाश्ता पहले से बना के रख लेती। पता नहीं बिना बताए कैसे आ गई आज। वह दोनों एक दूसरे को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे दीदी, आप तो आज बड़े दिन बाद दिखी हो, आइए चलिए अंदर चलते हैं, हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ मैं। यह सब उसकी पड़ोसन देख रही होती हैं। अरे अरे, तुमने अभी देखा सुधा की बहन आई है ममता? पता नहीं उसे क्या काम पड़ गया, आज आ गई इतने दिनों बाद, मोटी कहीं की। हाँ दीदी, लगता है दाल में कुछ काला है, जरूर कुछ हुआ होगा घर में। दीदी तुम्हें पता है? अरे नहीं रंजना, मुझे एक बात पता चली है, तुम्हें बताऊं मैं। उसकी जो छोटी बेटी है ना, वो पूरे दिन घर का काम करती है और जो बड़ी बेटी है वो पूरे दिन पढ़ाई करती है। अरे उसकी जो बड़ी बेटी है वो क्या पहाड़ खोद देगी पढ़ के? उस बेचारी बच्ची पे इतना प्रेशर रख दिया होगा इस सुधा ने, तो उस बेचारी का तो पढ़ पढ़ कर बुरा हाल हो गया होगा। और बेचारी उस छोटी बेटी का क्या हाल हो रहा होगा, पूरे दिन घर का काम करती है। और नहीं तो क्या, ये सुधा तो बड़ी बदतमीज हो गई है पहले से तो। बेचारी दोनों बच्चियों का नरक जीवन कर दिया इस औरत ने तो। ऐसी बदतमीज औरतों को तो भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा। देखना तुम रंजना, खुद पूरे दिन पड़ी रहती होगी। हाँ भाभी, आप सच कह रही हो, इस जालिम औरत ने तो उन दोनों बच्चियों का जीवन ही नष्ट कर दिया है। बेचारी फूल जैसी बच्चियाँ। वो देखो कैसे ममता के लिए नाश्ता लेके जा रही है। पता नहीं नाश्ते में क्या क्या होगा। अरे छोड़ो भाभी, उस ममता की बातें, मोटी है वो तो अपने घर का राशन खत्म करके इनके घर में आ जाती है खाना खाने के लिए। देखो कैसे सुधा हमें अनदेखा करती हुई जा रही है, बदतमीज। अभी रुको, मैं सुधा को बुलाती हूँ, उससे मजे लेती हूँ। सारी उसकी टांगे खींच लूंगी, सारी की सारी। उससे उसके घर की सारी पोल पट्टी खींच लूंगी। अरे सुधा, कहाँ से आ रही हो? आओ हमारे पास, हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम हम तीनों को भूल गई हो। आ जाओ हमारे पास, बहुत दिनों से बातें भी नहीं हुई हैं तुमसे तो। तभी धीरे धीरे सुधा वहाँ पर आती है। वह मन ही मन सोचती है, अरे ये 3 नागिन भी यहीं पर खड़ी हुई हैं। अब ये तीनों पूछेंगी ये बहन किस लिए आई है। अरे रंजना, तेरी ये साड़ी तो बड़ी पसंद आ रही है मुझे, कहाँ से खरीदी? ओ कम ऑन सुधा, ये साड़ी वाड़ी छोड़ो। ये यहाँ से जो मोटी काकी आ रही थी वो कौन थी तुम्हारी, बताओ जरा मुझे। रंजना बेन, आपको इससे क्या मतलब है? आप क्या मेरे घर पे टकटकी लगाए देखती हो कि कोई आया है कि नहीं आया है? लाल नागिन कहीं की। अरे सुधा, तू ऐसी पहले तो नहीं थी कि कहाँ से बोलने लग गई है तू ऐसा? तूने आज से पहले तो रंजना को कभी लाल नागिन नहीं कहा, ये कहाँ से बोल रही है तू आज? लगता है भाभी आज आप घर का गुस्सा हमारे ऊपर निकालना चाहती हो। खा खा के मोटी हो रही हो और अपनी छोटी बेटी से काम करवाती हो पूरा पूरा। नागिन तो तुम हो, तुम रंजना दीदी नहीं। तुम तीनों नागिनों का बोलना हो गया हो तो अब जाओगी यहाँ से कि नहीं जाओगी, या चप्पलों से पिट कर ही जाओगी? चली जाओ यहाँ से तीनों की तीनों, नहीं तो इतना मारूंगी, खोपड़ा फोड़ दूंगी तीनों के ही। अगर तेरे मुंह से अब एक भी शब्द निकला तो तेरा जूड़ा पकड़ के सब नचा दूंगी गोल गोल। जा, नहीं जाते हम यहाँ से, क्या कर लेगी तू बता हमें, जालिम औरत कहीं की। रहने दो दीदी, इससे बातें मत करो, ये बदतमीज है और हमेशा बदतमीज ही रहेगी। जब इसने अपने बच्चों को ही नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगी ये डाही।
मुझे नागिन बता रही है, खुद नागिन है, अपने बच्चों को ही डस रही है, बदतमीज। अपनी दोनों बच्चियों पर इतना बोझा डाल दिया है। ए छिपकली सी, अपनी कतरनी को सबसे पहले तो बंद कर ले और यहाँ से तीनों की तीनों चली जाओ, नहीं तो इतना मारूंगी ना, खोपड़ा फोड़ दूंगी मैं तुमसे। दोबारा बोल रही हूँ, मेरा माथा मत गरम करो। अब मेरे घर में अभी दीदी आई हुई है, अभी तो मैं जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हें इतना मारती ना, खोपड़ा फाड़ देती आज तो सच में तुम दोनों तीनों का। दीदी को जाने दो, तब बताऊंगी तुम तीनों को। तो इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और वह तीनों उसकी शक्ल देखती हुई रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर उसकी बड़ी बेटी थी, वह पढ़ाई के बोझ से इतनी दबी जा रही थी कि उसकी सारी आंखें अंदर धसी ही जा रही थीं। वह तो अपनी माँ के कारण ही पढ़ रही थी, क्योंकि उसके घर में तो उसकी माँ के अलावा और किसी की बात चलती ही नहीं थी। वहीं उसकी छोटी बेटी रानी का घर का काम करते करते बुरा हाल हो गया था। उसकी मौसी उसके घर आई हुई थी। ममता मौसी के द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे जाने के बाद भी वह कुछ भी उनका उत्तर नहीं देती है, वह चुप हो जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। कैसे हाल है, मुझे बताओ, आप तो बड़े दिन बाद आई हो हमारे घर में। मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको स्टेशन पे लेने आ जाती। अरे ये सब तू छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि ये छोटी बेटी जो तेरी है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या करा है तूने इसके साथ ऐसा? कुछ तो नहीं दीदी, ये तो देखो खाना खा रही है, इसे तो कुछ नहीं हुआ है। आप खुद ही पूछ लीजिए इससे, मैंने तो इससे कुछ भी नहीं कहा है। देखो कैसे शांति से फ्रूट्स खा रही है। मुझे अभी तेरी पड़ोसन से पता चला है कि तू इससे पूरे घर का काम करवाती है और अपनी बड़ी बेटी को पढ़ने के लिए इतना समय देती है कि वह किसी भी काम को नहीं करती है। तूने तो सुधा अपनी दोनों बच्चियों को नरक में डाल दिया है। ये तू कर क्या रही है? कहाँ से सीख कर आई है ऐसा काम? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, मेरी तीनों पड़ोसन भी यही बोल रही थी। अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए तो फिर, कि ये दोनों मुझसे बोलने लग जाएं। सुधा, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तू सुधर जा अभी भी, तेरे पास अभी पूरा समय है। ठीक है दीदी, आज के बाद मैं इन दोनों से कुछ भी नहीं कहूँगी। इनका जो मन करे मैं कह दूंगी, जो मन करे आप वो करो दोनों। आज के बाद इनसे मैं कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूँगी। इन दोनों को मैं खुद ही छूट देती हूँ, इससे ये दोनों ठीक तो हो जाएंगी ना? ममता दीदी बताइए आप मुझे। तभी अचानक से रानी गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सुधा को बहुत देर हो चुकी थी। सुधा और ममता दोनों सुसक सुसक कर रो रही थीं। सुधा को अपने किए का बड़ा पछतावा होता है। वह अब सोच रही थी और वहां से भाग रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी के पास भागते भागते जाती है और वह वहां उसे जगाने का पूर्ण प्रयास करती है। अरे पायल बेटा, देख तेरी मौसी आई है, उठ जा, बहुत पढ़ाई कर ली तूने आज, उठ बेटी, तेरी सबसे बड़ी मौसी आई है। पायल उठना जल्दी से, अब तो बहुत देर हो गई है। ओह, लगता है ये भी मुझसे नाराज हो गई है, अब क्या करूं मैं? उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी पायल नहीं जगती है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सुधा की दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि हमें अपने बच्चों पर कभी भी बोझ नहीं डालना चाहिए। यदि वह अपने पड़ोसियों की पहले से ही बात मान लेती तो उसे ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहू, आज तुम्हारा हमारे घर में पहला दिन है, तो तुम्हें हमारा घर कैसा लग रहा है? अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों को सीखकर ही हमारा घर चलाना है। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो, अब इसे मैं अपना ही घर समझूंगी। अरे माँ, ये कहने की भी क्या जरूरत थी कि अपना घर ही समझे, बहुओं का तो अपना ही घर होता। हाँ हाँ रमेश, तो बहू और मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? अरे नहीं, माफ करिएगा आप माँ जी, ये रमेश भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छा माँ, अब आप सो जाइए, आपने बहुत दिनों से शादी के चक्कर में आराम नहीं किया। हाँ माँ, जाइए आप घर में आराम कीजिए, मैं यहाँ का सारा काम समाप्त कर देती हूँ। अरे बाबा, अभी तो बहू के आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और यह दोनों तो मुझे अभी से आराम करने के लिए बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या माँ, जब बहू आ गई है तो आपको आराम ही करना होगा। आप तो जाइए आप कमरे में, बहू आपके खाना बनाकर आपके कमरे में ही देने आ जाएगी। जाइए आराम कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, बता देना जब खाना बन जाए तो मैं आ जाऊंगी नीचे। और हाँ बहू, मैंने सुना है तुम नॉनवेज खाती हो, तो बिना नॉनवेज वाला खाना बनाना, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी। बहू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तूने मीट बनाई है हमारे घर में? अरे तो क्या हो गया माँ, ये भी तो भूखी थी इसीलिए इसने खाना खा लिया। जैसे हमने बिना नॉनवेज खाया, इसने नॉनवेज खाया।
और हाँ माँ जी, आप मेरे खाने पे टोक मत लगाइए। आपने कहा था ना कि मेरे लिए नॉनवेज नहीं बनाना, इसीलिए मैंने आपका बिना नॉनवेज वाला खाना बनाया है। तेरे बात करने से भी इतनी गंदी बदबू आ रही है। कौन सा मांस खा के आई है तू? आज के बाद खा मत लियो मेरे घर में मांस वगैरह कुछ भी। मांस खाने वाले से मुझे बहुत नफरत है। ओ माँ जी, आपने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब मत बोलिए मेरे बारे में कुछ भी। अरे तो बहू, मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया जब मैंने तुझसे बोल दिया? क्या बोल दिया तुमने मुझसे? मेरा मन मैं कुछ भी खाऊं, तुम्हारा मन हो तो तुम कुछ भी खाओ, मुझे क्या है, मैं तो खाऊंगी नॉनवेज। अब आप कुछ भी कर लो। अरे माँ, इसे जो भी मन करे उसे खाने दीजिए ना, आपको क्या है? बड़ी आई बुढ़िया कहेंगी मुझे रोकेगी। तू रोक पहले मुझे रोकने वाली। हे भगवान, ये औरत है कि बला है? बेटा तेरी शादी में हमने बहुत जल्दी कर दी। अरे तुम जग गई, बड़ी जल्दी जग गई आज तो तुम। वैसे तुम्हें माँ से इस तरीके से बातें नहीं करनी थी, तुमने गलत करा। और रही बात कि माँ की बात तुम्हें बुरी लगी हो तो तुम उनकी बात का बुरा मत लगाना, क्योंकि वो ना बचपन से ही नॉनवेज खाने से बहुत दूर रहती थी। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही बोलोगे अपने माँ के प्रति। मैंने क्या इसमें गलत बोल दिया, तुम ही बताओ। यदि किसी को नॉनवेज अच्छा लगता है तो वो नॉनवेज ही खाएगा, रोटी तो खाएगा नहीं। तुम्हारी मम्मी को रोटी अच्छी लगती है तो वो रोटी खाए, मुझे मांस पसंद है तो मैं मांस खाऊंगी। और आगे से तुम भी मुझे रोकने की जरूरत मत करना। इस बुढ़िया को तो अब मजा चखाऊंगी, इसे गोली देती हूँ। बहू जहर की गोली पानी में मिला देती है और अपनी सासू माँ को पिला देती है। वह पानी में गोली मिलाने के बाद बहुत खुश होती है। वह नाचने झूमने लगती है, क्योंकि वह अब नॉनवेज आराम से खा सकेगी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। वह उल्टी करते करते अपना दम तोड़ देती है। आज उसका बेटा भी वहाँ नहीं था। रात हो जाती है, उसे कोई भी देखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि घर में तो केवल बहू थी। अबे कैसे रोकेगी तू मुझे मांस खाने के लिए? अब तो मैं जी भर के मांस खाऊंगी। और तुझे जान से मार दिया ना मैंने, अब तेरा क्या होगा? अब तुझे लेके जाऊंगी बाहर। अब तू मुझे रोक के दिखा, कैसे रोकेगी तू? बढ़िया ही बुढ़िया कहीं की मुझे रोकने वाली। थोड़ी देर बाद उसकी सास अपने दम तोड़ देती है और वह अपनी सास को खींच खींच कर बाहर छत की ओर ले जाती है। बेचारी सासू माँ को यदि पहले ही पता होता कि उसके साथ ऐसा होगा तो वह उसे कभी नहीं रोकती। वह उसे सरका सरका कर छत के किनारे पर लाकर बिठा देती है। अब क्या होगा तेरा बुढ़िया? अब तो तेरा बेटा भी यहाँ नहीं है कि तुझे बचा लेगा। बहू अपनी सासू माँ को छत पर से नीचे गिरा देती है। जा जी ले अपनी जिंदगी, रात का समय है, तुझे अब कोई बचाने वाला नहीं आएगा। सुबह मनोज आएगा, उससे कह दूंगी पता नहीं माँ जी कहाँ है, शायद अपनी दोस्तों के साथ गई होंगी। बेचारी सासू माँ धीरे धीरे लटक लटक कर नीचे मर जाती हैं। सुबह के 4 बज गए थे और उनको देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि सुबह के 4 बजे तो कोई भी होता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इस वीडियो का अगला भाग देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो इसके ही ऊपर बना सकूं। बहू, आज तुम्हारा हमारे घर में पहला दिन है, तो तुम्हें हमारा घर कैसा लग रहा है? अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों को सीखकर ही हमारा घर चलाना है। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। अब इसे मैं अपना ही घर समझूंगी। अरे माँ, ये कहने की भी क्या जरूरत थी कि अपना घर ही समझे? बहुओं का तो अपना ही घर होता। हाँ रमेश, तो बहू और मेरे बीच के बीच में क्यों बोल रहा है? अरे नहीं, माफ करिएगा आप माँ जी, ये रमेश भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छा माँ, अब आप सो जाइए, आपने बहुत दिनों से शादी के चक्कर में आराम नहीं किया। हाँ माँ, जाइए आप घर में आराम कीजिए, मैं यहाँ का सारा काम समाप्त कर देती हूँ। अरे बाबा, अभी तो बहू के आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और यह दोनों तो मुझे अभी से आराम करने के लिए बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या माँ, जब बहू आ गई है तो आपको आराम ही करना होगा। आप तो जाइए आप कमरे में, बहू आपके खाना बनाकर आपके कमरे में ही देने आ जाएगी।
जाइए आराम कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, बता देना जब खाना बन जाए तो मैं आ जाऊंगी नीचे। और हाँ बहू, मैंने सुना है तुम नॉनवेज खाती हो, तो बिना नॉनवेज वाला खाना बनाना, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी। बहू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तूने मीट बनाई है हमारे घर में। अरे तो क्या हो गया माँ, ये भी तो भूखी थी इसीलिए इसने खाना खा लिया, जैसे हमने बिना नॉनवेज खाया इसने नॉनवेज खाया। और हाँ माँ जी, आप मेरे खाने पे टोक मत लगाइए, आपने कहा था ना कि मेरे लिए नॉनवेज नहीं बनाना, इसलिए मैंने आपका बिना नॉनवेज वाला खाना बनाया है। तेरे बात करने से भी इतनी गंदी बदबू आ रही है, कौन सा मांस खा के आई है तू। आज के बाद खा मत लियो मेरे घर में मांस वगैरह कुछ भी, मांस खाने वाले से मुझे बहुत नफरत है। ओ माँ जी, आपने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया, अब मत बोलिए मेरे बारे में कुछ भी। अरे तो बहू, मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया जब मैंने तुझसे बोल दिया। क्या बोल दिया तुमने मुझसे? मेरा मन मैं कुछ भी खाऊं, तुम्हारे मन हो तो तुम कुछ भी खाओ, मुझे क्या है, मैं तो खाऊंगी नॉनवेज, अब आप कुछ भी कर लो। अरे माँ, से जो भी मन करे उसे खाने दीजिए ना, आपको क्या है। बड़ी आई बुढ़िया कहीं की मुझे रोकेगी, तू रोक पहले मुझे रोकने वाली। हे भगवान, ये औरत है कि बला है। बेटा, तेरी शादी में हमने बहुत जल्दी कर दी। अरे तुम जग गई, बड़ी जल्दी जग गई आज तो तुम। वैसे तुम्हें माँ से इस तरीके से बातें नहीं करनी थी, तुमने गलत करा। और रही बात कि माँ की बात तुम्हें बुरी लगी हो तो तुम उनकी बात का बुरा मत लगाना, क्योंकि वो ना बचपन से ही नॉनवेज खाने से बहुत दूर रहती थी। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही बोलोगे अपने माँ के प्रति। मैंने क्या इसमें गलत बोल दिया, तुम ही बताओ। यदि किसी को नॉनवेज अच्छा लगता है तो वो नॉनवेज ही खाएगा, रोटी तो खाएगा नहीं। तुम्हारी मम्मी को रोटी अच्छी लगती है तो वो रोटी खाए, मुझे मांस पसंद है तो मैं मांस खाऊंगी। और आगे से तुम भी मुझे रोकने की जरूरत मत करना। इस बुढ़िया को तो अब मजा चखाऊंगी, इसे गोली देती हूँ। बहू जहर की गोली पानी में मिला देती है और अपनी सासू माँ को पिला देती है। वह पानी में गोली मिलाने के बाद बहुत खुश होती है। वह नाचने झूमने लगती है, क्योंकि वह अब नॉनवेज आराम से खा सकेगी। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। वह उल्टी करते करते अपना दम तोड़ देती है। आज उसका बेटा भी वहाँ नहीं था। रात हो जाती है, उसे कोई भी देखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि घर में तो केवल बहू थी। अरे कैसे रोकेगी तू मुझे मांस खाने के लिए? अब तो मैं जी भर के मांस खाऊंगी और तुझे जान से मार दिया ना मैंने, अब तेरा क्या होगा? अब तुझे लेके जाऊंगी बाहर, अब तू मुझे रोक के दिखा कैसे रोकेगी तू। बड़ी आई बुढ़िया कहीं की मुझे रोकने वाली। थोड़ी देर बाद उसकी सास अपने दम तोड़ देती है और वह अपनी सास को खींच खींच कर बाहर छत की ओर ले जाती है। बेचारी सासू माँ को यदि पहले ही पता होता कि उसके साथ ऐसा होगा तो वह उसे कभी नहीं रोकती। वह उसे सरका सरका कर छत के किनारे पर लाकर बिठा देती है। अब क्या होगा तेरा बुढ़िया? अब तो तेरा बेटा भी यहाँ नहीं है कि तुझे बचा लेगा। बहू अपनी सासू माँ को छत पर से नीचे गिरा देती है। जा जी ले अपनी जिंदगी, रात का समय है, तुझे अब कोई बचाने वाला नहीं आएगा। सुबह मनोज आएगा, उससे कह दूंगी पता नहीं माँ जी कहाँ है, शायद अपने दोस्तों के साथ गई होंगी। बेचारी सासू माँ धीरे धीरे लटक लटक कर नीचे मर जाती हैं। सुबह के 4 बज गए थे और उनको देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि सुबह के 4 बजे तो कोई भी होता ही नहीं। मोहन ट्रेन से सफर कर रहा था। वह तो बेचारा इतनी शांति से बैठा था कि जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो, और वैसे भी उसे क्या पता था, क्योंकि वह तो बाजार में काम के लिए आया था। मोहन बाहर काम करके बहुत थक गया था। वह घर जाकर आराम करने की ही सोच रहा था, क्योंकि उसे बहुत काम करना पड़ रहा था वहाँ पर। चलो आ गए अपने देश, अब सही है, अब करूँगा मैं अपना आराम। बहुत थक गया हूँ, वैसे भी 3 दिनों से थोड़ा भी मैंने खाना भी ठीक से खाया नहीं है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ रास्ते में पड़ी हुई थी घायल अवस्था में, लेकिन वह अब घायल अवस्था में नहीं थी। वह हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी, क्योंकि उसे बहुत समय हो गया था।
अरे जी आप आ गए। चलिए मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। आपने 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया होगा ठीक से। आप मुझे फोन पे बता ही रहे थे। जब तक आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं जब तक आपके लिए खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ खा लेंगे खाना तो, लेकिन पहले ये तो बताओ कि माँ कहाँ है? मुझे माँ नहीं दिख रही है जब से मैं आया हूँ। माँ वो ना अपनी सहेलियों के साथ गई है भजन सुनने मंदिर में। अच्छा अच्छा, अभी अभी गई हैं वैसे, या फिर बहुत देर हो गई है? बताओ मुझे। अरे क्या अपनी माँ की वेट लगा के बैठे हो? थोड़ा आराम भी कर लो कि बार बार माँ के बारे में ही पूछ रहे हो। ये क्या बोल रही हो तुम आज? सुधा डर जाती है। अरे अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है इसीलिए। सुधा के कहने पर मोहन आराम से बैठ जाता है। तभी उसकी एक लालची पड़ोसन वहाँ आती है। अरे बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहाँ पर तुम्हारी माँ सड़क के बीचों बीच अपनी मौत का इंतजार कर रही है। जाओ वहाँ पे, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहाँ पे तड़प रही है वो बेचारी। और वैसे तुम 3 दिनों से कहाँ थे कि जो तुम्हें अपनी माँ का हाल नहीं पता? तभी मोहन भागे भागे अपनी पड़ोसन के साथ निकल जाता है अपनी माँ को देखने के लिए। उसकी माँ तो जो कि घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, लेकिन अब तो वह मर ही चुकी होगी क्योंकि उसे बहुत समय हो गया था। ओहो ये क्या हो गया माँ को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पहली बार मैंने देखा है ऐसा तो। अरे क्या हुआ है सुधा इन्हें? अरे सुधा बेटा क्यों नहीं बता रही हो तुम अपने पति को? बताओ। सुधा नाटक करते हुए रोती है। सुधा क्या हुआ है मेरी माँ को? जल्दी बताओ मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ था इनके साथ? सुधा रोते रोते बोलती है। अरे आप मुझे से क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता तुम्हारी माँ कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। शायद ऐसा होगा कि वो मंदिर से आ रही होंगी, रास्ता पार कर रही होंगी और कोई कार वाला आया होगा, टक्कर मार गया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे पे आरोप लगा रहे हो कि जैसे कि मैंने ही उनका एक्सीडेंट करवाया है। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों सोचूंगा कि तुमने ही एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन हमें पता भी तो चलना चाहिए कि इनको ऐसा हुआ कैसे। मैं माँ को बोल ही रहा था कि माँ मैं आज नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, माँ ने ही कहा था कि नहीं बेटा पहले काम फिर मैं, नहीं तो मैं जाता ही क्यों। और नहीं तो क्या, माँ सही तो बोल रही है, पहले काम फिर माँ। माँ अपना ख्याल खुद भी रख सकती हैं, लेकिन काम को सबसे पहले ही हमें करना चाहिए। अरे बेटा ये तुम क्यों बोल रही हो? तुम तो इनकी बहू हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा, और तुम्हें इन्हीं के ही साथ रहना चाहिए जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति तो यहाँ है नहीं। अरे चलिए चलिए, सारी बातों को छोड़िए और इन्हें घर लेकर चलते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, इनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए इनको हमें हवन वगैरह भी करवाना है। मेरे तो आज बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। एक तो मैंने 3 दिन से चाय नहीं पी और खाना भी हल्का खाया, और यहाँ पर मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। इतना कहकर मोहन पुलिस को फ़ोन लगाने लगता है। हाँ मैडम जी, आपका काम हो जाएगा, आप जाइए अपने घर पे। मैंने आपकी रिपोर्ट लिख दी है, अब आप जा सकती हैं। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? सबसे पहले जगह का नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहन बोल रहा हूँ, सुरेशपुर नगर से। आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। अच्छा बताइए आपके यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे पूरी डिटेल में बताइए। ठीक है, मैं आपकी पूरी बात समझ गया हूँ, मैं अभी आता हूँ आपके घर पे। जब तक रखिए आप फ़ोन। अरे मैडम जी, मैंने आपसे कह तो दिया जाइए यहाँ से, बहुत देर हो गई है आपको। मैंने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, अब जाइए आप यहाँ से। दूसरी ओर मोहन पुलिस का इंतजार कर रहा था। जब तक मोहन अपनी माँ की अंतिम क्रिया करने के लिए अर्थी को सजा देता है, वह बहुत दुखी था। वह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था। गली पतली होने के कारण पुलिस वाला पैदल ही उनके घर पर जा ही रहा था। हाँ जी बोलिए साहब, आपने मुझे बुलाया था। हमें मोहन जी की कॉल आई थी कि आपकी माँ का मर्डर हो गया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बताइए बहन जी आप हमें। हाँ, मेरे ही पति ने आपको कॉल करके बताया था कि मेरी माँ का मर्डर हो गया है। अब आप ही बताइए। अच्छा, आप टेंशन ना लें, मैं अभी तहकीकात करूँगा, आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछूंगा, आप हमें सच सच बताइएगा। और वैसे मिस्टर मोहन कहाँ हैं? मुझको उन्हीं ने ही कॉल किया था। वो माँ जी को दफनाने के लिए गए हैं, क्योंकि हमारी पड़ोसन बोल रही थी कि उन्हें करीबन 2 से 3 बजे सड़क पर देखा गया था, इसीलिए उनकी बॉडी बहुत सड़ गई थी, तो उनको दफनाने के लिए ले गए हैं अभी अभी। अच्छा, तो इसका मतलब जो आपकी पड़ोसन है वो यूँ कह रही थी कि 2 से 3 बजे बॉडी वहीं पर पड़ी हुई मिली है। वो क्या कर रही थी इतनी रात में? लगता है आपकी पड़ोसन ही तो कहीं इसमें मिली हुई नहीं है, कहीं उसी ने ही एक्सीडेंट करवा दिया हो उसका। अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी आंटी जी हैं, वो तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हैं। वो तो एक तरह से मेरी माँ के समान है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हैं। मुझे भगवान से ज़्यादा उन पर विश्वास है। पुलिस को चारों तरफ उसके घर की ओर खोजबीन करते करते शाम हो जाती है, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है, उन्हें सबूत मिल ही जाता है।
पुलिस जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, आप बोल रही हो जब तुमने गुनाह कर दिया है। अब जब जेल के अंदर सड़ोगी ना तब तुम्हें पता लगेगा कि सड़ान क्या होती है। पुलिस वाला सुधा को हाथ में हथकड़ी पहना देता है क्योंकि उसे सब सच्चाई पता चल चुकी थी और उसे जेल में डाल देता। कभी नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी क्या करती, मम्मी जी थी जिनको मेरे अंदर से बदबू आती थी, मेरी भी इसमें क्या गलती। अब बदबू आएगी तो आएगी ही, मैं कुछ भी खाऊं चाहे, लेकिन मेरी भी तो गलती ही थी कि मैंने उन्हें जान से ही छत पे से नीचे गिरा दिया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे जेल में से। अब क्या करूं, बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। मोहन भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। अब क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और यहाँ पे मच्छर इतने हैं कि मुझे काट रहे हैं। तभी मोहन और उसका भाई दोनों ही अपनी माता को दफनाकर वहाँ से आ जाते हैं और रास्ते में चले जाते हैं। वह धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं। तभी उनको अचानक उनकी दो पड़ोसन मिल जाती हैं रास्ते में। अरे कामिनी, क्या तुझे पता है कि जो अभी नई बहू आई है ना 2-3 दिन पहले ही, उसकी माँ की डेथ हो गई है। क्या कह रही हो भाभी, ये बात सच है? और मुझे अभी जो पुलिस वाले दिखे थे वो भी दिखे थे, इसका मतलब वो बात सच ही है? हाँ, तुम सही बोल रही हो। उसी ना जेल में लेकर चले गए हैं पुलिस वाले। उसने छत पे से नीचे गिरा दिया था। सही किया पुलिस वालों ने उसे लेके चले गई, नहीं तो कल और किसी की खबर आती कि उसने अपने पति को ही मार डाला। हाँ, सही बोल रही हो तुम। इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। अब नहीं रहूंगी मैं इनके घर से, कोई भी वास्ता अब नहीं रहूंगी मैं। मोहन और उसका भाई उन दोनों को बुलाते हैं। अरे बेटा, तेरी पत्नी को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ बेटा, भाभी सही बोल रही हैं। अभी पुलिस आई थी, वो कह रही थी कि तेरी माँ को ना छत पे से नीचे गिराया गया था। बेटा तू दूर रही उस खूनी लड़की से, नहीं तो तुझे भी मार सकती है। हाँ, ये सही बोल रही है। तू अब दूर रही है उससे, नहीं तो वो तुझे भी मार देगी, और कुछ नहीं है बेटा। अब वैसे भी तेरी माँ तो यहाँ रही नहीं है कि वो तुझे बचा लेगी। मोहन डर के मारे उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता है। वहीं दूसरी ओर सुधा को 20 से 25 दिन हो गए थे बिना लहसुन प्याज और बिना नॉनवेज खाए हुए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि थोड़ा बहुत घर पे तो खाने को मिल ही रहा था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ भी खाने को नहीं है। यहाँ तो केवल सादा रोटी और पानी से भरी हुई दाल ही खाने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जितना भी है उसी में ही सब्र रखना चाहिए। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।